हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के हिंदी का है जो दोस्तों। इसमें दोस्तों हम 15 प्रश्न की बात करेंगे, यानी 15 क्वेश्चन की। और ख़ास तौर से दोस्तों जूनियर का पेपर है और इससे पहले 2017 का प्राइमरी का पेपर हो चुका है दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। दोस्तों पहला ऑप्शन हमारे पास दीर्घ संधि है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास वृद्धि संधि है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों गुण संधि है और चौथा ऑप्शन यड़ संधि। तो दोस्तों ये संधि होती क्या है, संधि कहते कहते किसे हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या दोस्तों, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद होते, तीन भेद में दोस्तों पहली स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। अब इसमें भी दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसको दोस्तों हम आगे देख लेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं दोस्तों कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, हमें ये बताना है। यानी हमारा ये क्वेश्चन है पहला, तो इसमें हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब दीर्घ संधि क्या होती है दोस्तों, तो जहाँ पर समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सभी। जैसे दोस्तों स्वर 11 होते हैं हिंदी में, मैंने बताया आपसे। और परिभाषा क्या बताई, जहाँ पर दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे छोटा और छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर दोस्तों छोटी प्लस छोटी मिलकर छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल होगा, यानी दीर्घ संधि है इसमें। और भी दोस्तों इसके एग्जाम्पल जैसे विद्यालय है, देवालय हैं। और दोस्तों जैसे बड़ी ई के एग्जाम्पल लें तो गिरीन्द्र है, गिरीश हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है पुष्प, दूसरा ऑप्शन दोस्तों विहिप, तीसरा ऑप्शन दोस्तों वन है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कट ही गया हमारा ऑप्शन। ये दोस्तों कानन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कानन का मतलब जंगल होता है। और जंगल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो फूल होगा नहीं, विहिप होगा नहीं, वन हमें सीधा समझ में आ रहा तो वन हो जाएगा। और उसके अन्य एग्जाम्पल भी हैं दोस्तों, जैसे अरण्य है। क्या है दोस्तों, अरण्य। ये भी दोस्तों किसका है, कानन का एग्जाम्पल। फिर दोस्तों विपिन है, विपिन है क्या है दोस्तों, तो दोस्तों अरण्य, विपिन, कांतार हैं इसके अन्य पर्यायवाची। और भी इसके बहुत सारे हैं। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों वाक्य विग्रह का अर्थ है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है शब्दों को जोड़ना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों वाक्य रचना करना, तीसरा ऑप्शन दोस्तों वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का यहाँ जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विग्रह का मतलब दोस्तों जैसे तोड़ना, एक हिसाब से समझ सकते हैं आप सभी। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिनु पग चले सुने बिनु काना कौमा। फिर दोस्तों अगली लाइन है कर बिनु कर्म करे विधि नाना। फिर अगला क्या है दोस्तों, मतलब पूछ क्या रहा है दोस्तों, अलंकार पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास विभावना अलंकार, दूसरा ऑप्शन दोस्तों विशेष कुत अलंकार, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आसंगत अलंकार और चौथा ऑप्शन है दृष्टांत अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा। दोस्तों ये विभावना अलंकार होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। तो विभावना अलंकार का क्या अर्थ होता है दोस्तों, विशेष प्रकार की कल्पना। और दोस्तों विभावना अलंकार कहते किसे हैं, तो दोस्तों जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। क्या दोस्तों, फिर से, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अगर दोस्तों हम इसके अर्थ की बात करें कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना, इसके अर्थ की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पर मैंने बताया कि दोस्तों विभावना अलंकार क्या है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों बिना पैर के चलने की, पगमीन पैर, और बिना कान के सुनने की, तथा यहाँ पर बिना हाथ के काम करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों बिना कारण के, भाई जब तक कान नहीं होगा तो सुने कैसे, पैर नहीं होगा तो चलेगा कैसे, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर सकता है। तो यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा, तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है सुई का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों मैंने कल ही वाली क्लास में बताया, हर क्लास में बताता हूँ कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, और तद्भव का मतलब उल्टा समझ लीजिए इसका, हिंदी के शब्द। तो दोस्तों सुई एक तद्भव शब्द है, जो दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है, ऐसे समझ सकते हैं आप। अब इसका हमें संस्कृत शब्द बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास दोस्तों सुज्जा है, दूसरा ऑप्शन सूची है, तीसरा ऑप्शन सलाई है, और चौथा ऑप्शन दोस्तों सूची है। तो सूची का यहाँ कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सूची, सूची दोस्तों। और दोस्तों सलाई का तत्सम रूप हो जाएगा सलाका, और सुज्जक कोई मतलब नहीं। फिर दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है परिसीमन का विलोम शब्द बताना है हमें। पहला ऑप्शन हमारे पास दोस्तों है ससीम, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों है निर्सीमन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आसीमन, और चौथा ऑप्शन दोस्तों सासीमन। तो दोस्तों यहाँ परिसीमन का विलोम बताना है हमें। अब यहाँ पर परिसीमन का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए कि भाई परिसीमन का अर्थ होता क्या है, तभी हम इसका विलोम शब्द या इसका उल्टा बता पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निश्चित करना। तो अब हमें वो शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ होगा कि सीमा अनिश्चित करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आसीमन। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों घूसर शब्द का पर्याय क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आंसू है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास मेघ है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों गर्दभ है, और चौथा ऑप्शन दोस्तों अजा है। तो दोस्तों अश्व का मतलब दोस्तों घोड़ा होता है, और मेघ के मतलब बादल होता है, और अजा का मतलब बकरी होता है। ये दोस्तों तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। हमारा दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों धूसर है लिखा है एक्चुअली में। तो गर्दभ का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है दोस्तों गधा, और इसके अन्य जो पर्याय हैं जैसे रासव है, खर है, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, धूसर का शब्द का पर्याय गर्दभ, और गर्दभ के और पर्याय गधा, बैसाख नंदन, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताना है हमें। फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, मतलब यहाँ से देख सकते हैं हम सभी, जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है आदि दैविक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आदि भौतिक है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आदि दैहिक है, और चौथा ऑप्शन दोस्तों आत्मघाती है। तो यहाँ पर जीवों द्वारा होने वाला दुख हमें बताना है, इसके लिए एक शब्द हमें बताना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आधि भौतिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधि भौतिक। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है जान जोखिम में डालना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है उदंड व्यक्ति की दुष्टता, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो दोस्तों ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का जो अर्थ हो जाएगा भाई दूसरा ऑप्शन कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। मतलब जैसे ऊँट इतना बड़ा है तो इसकी चोरी आप निहुरे निहुरे नहीं कर सकते। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम सभी। क्वेश्चन है दोस्तों पंकज में कौन सा समास है। दोस्तों हर सेट में चाहे वो प्राइमरी का हो जूनियर का हो, समास से एक क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन, संधि से एक क्वेश्चन, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन, हालांकि दोस्तों सिलेबस में भी दिया गया है, लेकिन ये श्योर है कि 100% इनसे क्वेश्चन आ रहा। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी ये बनती है
कि हम इनको अच्छे से बिल्कुल याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चनों की, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन दोस्तों द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन दोस्तों कर्मधारय है और चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर पंकज में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे दोस्तों धक्का मुक्की है, निधड़क है, हाथापाई है, निडर है। और यहाँ पर दोस्तों और समास जैसे द्वंद्व है, द्वंद्व का मैंने बताया दोस्तों भाई बहन माता पिता, यानी ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो भाई बहन, भाई भी प्रधान बहन भी प्रधान, माता पिता दोनों पद प्रधान। द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोस्तों आज ही मैंने शॉर्ट वीडियो डाली इसकी, चौराहा में कौन सा समास है ये आप सभी बता सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि अयोग हुआ कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों महाप्राण को, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अनुसार एवं विसर्ग को, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है संयुक्त व्यंजन को, और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों चौथा ऑप्शन है अल्प प्राण को। तो दोस्तों यहाँ आप अयोग हुआ किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अयोग हुआ अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। दोस्तों इसमें हम पूरे इसके एक्सप्लेन पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी अगली क्लास में। फिर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, एक और अजग रही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। क्या है दोस्तों, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, फिर अगली लाइन दोस्तों बिकट बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर रस हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है रौद्र रस, दूसरा ऑप्शन दोस्तों वीर रस, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मतलब है भयानक रस, और चौथा ऑप्शन करुण रस। तो दोस्तों हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर भयानक रस की बात हो रही। क्या दोस्तों, भयानक रस। और इसका दोस्तों जो स्थायी भाव होता है भयानक रस का, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों है कर्ता कारक के लिए, दूसरा ऑप्शन है कर्म कारक के लिए, तीसरा ऑप्शन दोस्तों संप्रदान कारक के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों करण कारक के लिए। तो यहाँ पर तो हमें सीधे समझ में आ रहा कि भाई कर्ता ने कर्म को करण से, क्या दोस्तों, करण से, तो फिर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उसने नहाकर भोजन किया। क्या दोस्तों, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है संयुक्त क्रिया, दूसरा ऑप्शन दोस्तों प्रणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही, उसने नहा कर भोजन किया, मतलब क्या, पहले नहाया फिर भोजन किया। तो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ रहा होगा आप सभी को दोस्तों, भाई उसने नहा कर भोजन किया मतलब नहाया फिर भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया। फिर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ये दोस्तों शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है, यानी शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है वाचन का मतलब बोलना होता है, और यहाँ पर हमें नहीं नेगेटिव बताना है। ध्वनि साम्य विधि, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अनुध्वनि विधि, तीसरा ऑप्शन दोस्तों व्याख्या विधि, और चौथा ऑप्शन है संवेद पाठ विधि। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें गलत बताना है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई व्याख्या विधि जो है ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। क्या दोस्तों, ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है, लेकिन यहाँ पर जूनियर स्तर तक की व्याख्या विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि है, अनुध्वनि विधि है, समवेत पाठ विधि है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम सभी अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू।